हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए होने वाला है। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो फटाफट वीडियो से जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के बारे में चर्चा की जाएगी और देखेंगे आपकी कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और लॉन्ग आंसर आपको कैसे लिखना होते हैं। तो ये चीज़ें आप इसमें जानेंगे इस वीडियो में। और देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये वीडियो दोस्तों। इसमें जो आपका चैप्टर है ड्रीम चिल्ड्रन, जी हाँ, चार्ल्स लैम्ब जी द्वारा लिखा गया है ये ऐसे जो है ड्रीम चिल्ड्रन, उसी चैप्टर पर आधारित इसमें इम्पॉर्टेंट वीडियो यानी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आप देखेंगे। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स या जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हों, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें समय समय पर। जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन उसकी आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। जी हाँ, आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मैंने के बारे में, द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन, यानी ड्रीम चिल्ड्रन की जो रचना हुई है, यानी इस रचना की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। तो जिस ही भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा आप उसका आंसर ये आप लिखेंगे। जो आंसर यहाँ पर दिखाया गया है आपको बताया जा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट आंसर इसका आप लिखेंगे। लाइन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ द ड्रीम चिल्ड्रन वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन द लंदन मैगजीन इन जनवरी 1882। जी हाँ, द ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये रचना जो है इससे जो है पहली बार ये प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1882 जनवरी 1882 ईस्वी में इन लंदन मैगजीन, यानी ये पत्रिका का नाम है। तो लंदन मैगजीन नामक पत्रिका में 1882 ईस्वी जनवरी 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एज वेल एज इमेजिनेटिव, पैथेटिक एज वेल एज पोएटिक क्रिएशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब। यानी ये रचना किस प्रकार की है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यानी उनमें यानी रचनाओं में से सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर, एज वेल एज इमेजिनेटिव काल्पनिक, और पैथेटिक यानी दयनीय या दुख से भरी हुई, एज वेल एज पोएटिक क्रिएशन और काव्यात्मक रचना है आप चार्ल्स लैम्ब की। यानी चार्ल्स लैम्ब की जो बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, काल्पनिक रचनाएं हैं, दयनीय रचनाएं और काव्यात्मक रचनाएं, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या लिखा गया है कि द अकेशन which prompted him to write this essay was certainly the recent death of his brother John Lamb। यानी ये जो लिखने का कार्य था, इस एस्से को लिखने का जो कार्य था, जिसने उनको प्रेरित किया था, जिसने उनको ये एस्से लिखने के लिए प्रॉम्प्टेड अर्थात प्रेरित किया था, वो निश्चित रूप से क्या था? सर्टेनली द रिसेंट डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन लैम्ब, यानी उनके भाई की जो तत्काल हाल ही में मृत्यु हुई थी। रिसेंटली यानी हाल ही में जो उनकी मृत्यु हुई थी उनके भाई की, यही कारण था, इसी घटना ने उनको ये एस्से लिखने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे लाइनें क्या लिखी गई हैं। हाँ, आगे देखिए, हिज मदर डाइड अ पैथेटिक डेथ, यानी उनकी जो माता जी की मृत्यु हुई थी वो भी एक दयनीय मृत्यु हुई थी। सो वाज द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन लैम्ब वाज लेफ्ट विथ ओनली हिज सिस्टर हु वाज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी। अर्थात उसके बाद यानी उनकी माँ की मृत्यु के बाद और फिर उसके भाई के मृत्यु के बाद, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन लैम्ब यानी उसके भाई की मृत्यु के बाद, वाज लेफ्ट विथ ओनली हिज सिस्टर, यानी केवल बची हुई थी उनकी क्या? एक बहन बची हुई थी। हु वाज सफरिंग, जो पीड़ित थी, फ्रॉम इंसेंटी यानी पागलपन, अर्थात जो पागलपन से पीड़ित थी, अर्थात उनकी एक पागल आप कह सकते हैं एक बहन उनकी बची हुई थी और उनके माता और जॉन लैम्ब अर्थात उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। आगे देखते हैं कि लैम्ब वाज अटरली फेल्ड, लैम्ब पूर्णतया असफल हो चुके थे
इन विनिंग लव ऑफ हिज लव लेडी लव, अर्थात जो लेडी लव उनकी थी प्रेमिका, उसका प्रेम प्राप्त करने में, जीतने में, विनिंग अर्थात जीतने में वो एकदम से क्या हो गए थे, फेल हो चुके थे, अर्थात जीत नहीं पाए थे। आगे लिखा हुआ है प्रोफेसर मार्क हंटर हैज़ कंक्लूडेड, यानी प्रोफेसर मार्क हंटर ने ये बताया है, क्या बताया कि इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ द आथर्स फीलिंग, यानी आथर के फीलिंग का, उनकी भावनाओं, लेखक के भावनाओं का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, एब्सोल्युटली जीनी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वास्तविक आप कह सकते हैं कि इट इज़ द वेल ऑफ डीपली, अर्थात ये डीपली sympathetic keenly loving soul for whom fate has appointed solitariness, अर्थात ये एक आप कह सकते हैं कि बिलाप है, इट इज़ या बेल, बेल का मतलब बिलाप या मॉर्न आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो किस चीज़ का कि डीपली सिंपैथेटिक, अर्थात ये बहुत ही गहराई पूर्ण सहानुभूति, और कीनली लविंग सोल, अर्थात बहुत ही इच्छुक आप कह सकते हैं, जो प्रेम से भरी हुई आत्मा है, उसका एक क्या है, ये बिलाप है, फ्राम हुम, जिसको फैट हैज अपॉइंटेड सॉलिटरीनेस, कि जिसको भाग्य ने या ईश्वर ने आप कह सकते हैं कि या सौभाग्य से, दुर्भाग्य से उसको क्या मिला हुआ है, एक मतलब अकेलापन जिसको प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जा रहा है कि यानी इसकी रचना कैसे हुई थी, ड्रीम चिल्ड्रन की, किस बात ने इनकी रचना, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है राइट इन ब्रीफ अबाउट वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब। जी हाँ, चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स अर्थात उनकी रचनाओं, उनके कामों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी रचनाएं चार्ल्स लैम्ब साहब ने लिखी हुई है। तो इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज करियर, आंसर में देखिए इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज करियर, यानी अपने करियर के प्रथम अवधि में क्या हुआ था कि चार्ल्स लैम्ब रोट पोएम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी चार्ल्स लैम्ब ने जो पोएम पहले पीरियड में, उन्होंने अपने करियर के पहले पीरियड में चार्ल्स लैम्ब ने विभिन्न विषयों पर, वेरियस सब्जेक्ट अर्थात विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी थी। हिज बेस्ट पोएम्स आर इन, यानी जो उनकी बहुत ही अच्छी कविताएं थी वो कहाँ थी, किस में संकलित थी, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, यानी ये उनकी रचना संग्रह का नाम है, ओल्ड फैमिलियर फेसेस एंड हेस्टर, यानी इनमें जो उनकी महत्वपूर्ण कविताएं थी वो संकलित थी। चार्ल्स इज नोन एज नोबलिस्ट, यानी चार्ल्स नोबलिस्ट के रूप में जाने गए कब, अ टेल ऑफ रोजलिंड ग्रे, यानी ये उनकी रचना का नाम है, अ टेल ऑफ रोजलिंड ग्रे। इस रचना के आधार पर चार्ल्स लैम्ब को एक नोबलिस्ट के रूप में जाना गया। ही रोट अ ट्रेजेडी, यानी उन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखा। ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं कि दुखांत नाटक होता है। जॉन वुडविल, यानी उनकी ट्रेजेडी का नाम है जॉन वुडविल। इन द स्टाइल ऑफ एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, यानी एलिजाबेथन नाटककारों की तरह उन्होंने एक ट्रेजेडी भी लिखा, जॉन वुडविल जिसका नाम है। तो आप ये इन प्रश्नों से दोस्तों आप जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि जॉन लैम्ब के नाटक का नाम बताइए, तो आप मतलब ट्रेजेडी का नाम बताइए तो आप जॉन वुडविल बता सकते हैं। उनके नॉवेल का नाम बताइए तो अ टेल ऑफ रोजलिंड ग्रे। इस तरह आप शॉर्ट आंसर मतलब वेरी शॉर्ट आंसर भी आप इसके साथ तैयार करते चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे की। हाँ, इसी में देखिए आगे की लाइनें हैं उनके कार्यों के बारे में कि क्या क्या कार्य उन्होंने किए, कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन द सेकंड पीरियड ऑफ द, यानी इन द सेकंड पीरियड हिज टेल फ्रॉम शेक्सपियर, यानी दूसरे उनके अवधि में, यानी उनकी रचना की दूसरे अवधि में, करियर की दूसरी अवधि में क्या हुआ, कौन कौन सी रचना की, टेल फ्रॉम शेक्सपियर ये उनकी रचना का नाम है। इज़ रिगार्डेड अ गुड बुक, यानी ये कहाँ जो रचना है ये बहुत ही अच्छी बुक के रूप में जानी जाती है, अच्छी किताब के रूप में। इन वाज द पीरियड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ही रोट, यानी क्रिटिसिज्म आलोचनात्मक पीरियड में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ही रोट अबाउट कीट्स एंड कॉलरिज। कीट्स और कॉलरिज, जॉन कीट्स और कॉलरिज ये आपके अंग्रेजी के रचनाकार हैं, अंग्रेजी के
लेखक हैं, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा था। किसमें लिखा था? स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स कंटेम्प्रोरी विथ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के समकालीन जो ये थे, इन्हीं लोगों के बारे में ये एक आप कह सकते हैं कि इसी शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने कोलरिज और कीट्स के बारे में लिखा। कौन सा शीर्षक? स्पेसिमन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट पोएट्स कंटेम्प्रोरी विथ शेक्सपियर। आगे है कि हिज वेरियस एसेज, यानी जो उनके विभिन्न एसेज थे वो पब्लिश्ड हुए थे इन पीरियाडिकल्स, यानी जो पीरियाडिकल एसे थे उन पब्लिश हुए थे कहाँ पर? वेयर कलेक्टेड इन द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब, यानी द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ये उनकी एक संकलन का नाम है। तो इस संकलन में उनके जो तमाम प्रकार के पीरियडिकल एसे थे उनको संकलित किया गया था। और उसके आगे दिया गया द थर्ड ऑफ हिज लिटरेरी करियर, यानी उनके तीसरा जो उनका द थर्ड पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर, यानी उनके साहित्यिक जीवन का तीसरा जो समय था, तीसरी अवधि में उन्होंने क्या किया था? पार्सन्स टू एसेज इन द नेम ऑफ एलिया, यानी उन्होंने नेम ऑफ यानी एलिया के नाम से एस्से की रचना की थी, यानी निबंधों की रचना उन्होंने कैसे की थी? एलिया के नाम से की थी। दीज एस्सेज वर रिटन फॉर लंदन मैगजीन, यानी ये एस्सेज जो थे, निबंध जो थे, वो लिखे गए थे किसके लिए? लंदन मैगजीन के लिए, अर्थात लंदन मैगजीन में इनको प्रकाशित किया गया था। सम ऑफ दोज आर, यानी उनमें से कुछ हैं: क्राइस्ट हॉस्पिटल, ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशंस, साउथ सी हाउस, ड्रीम चिल्ड्रन, ईटीसी, यानी उनमें से कुछ ये महत्वपूर्ण जो एसेज हैं जो आप देख चुके हैं कि कौन कौन से एसे: क्राइस्ट हॉस्पिटल, ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशंस, साउथ सी हाउस और ड्रीम चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका हो गया कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैम्ब्स ऑटोबायोग्राफी, यानी लैम्ब के आत्मकथा के बारे में एक छोटा सा निबंध आपको लिखना है। ये दोस्तों आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में आ सकता है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर आपका थोड़े में है और अगर एक ही चैप्टर के आपके 2-3 शॉर्ट आंसर तैयार हैं और कोई लॉन्ग आंसर उसी से रिलेटेड आ जाता है, तो आप नंबर पाने के लिए आप इन क्वेश्चन को, यानी 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जो हैं उनको आप ऐड करके लिख सकते हैं, तो आपका लॉन्ग आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छे नंबर पाने के लिए अपनी परीक्षा में या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक भी आप अपना सकते हैं। यानी 2-3 शॉर्ट आंसर अगर आपके तैयार हैं तो आप उनको एक में जोड़ करके एक लॉन्ग आंसर की तरह परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैम्ब्स ऑटोबायोग्राफी, यानी लैम्ब के ऑटोबायोग्राफी के बारे में, उनके आत्मकथा के बारे में आप एक छोटा सा लेख लिखें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप देख लीजिए कि लैम्ब्स आंसर में देखिए कि लैम्ब्स एसे ऑफ एलिया मे बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पीस अबाउट हिज लाइफ, यानी उनका जो एसे ऑफ एलिया है लैम्ब्स साहब का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये उनकी रचना है। इन्फॉर्मेटिव पीस अबाउट हिज लाइफ, यानी उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस पर इसको समझा जा सकता है कंसीडर्ड, अर्थात ये विचारात्मक दृष्टि से इस पर विचार किया जा सकता है। ये बताती है, यानी एस्से ऑफ एलिया के द्वारा हम आप उनके जीवन के बहुत कुछ बातों को जान सकते हैं, यानी उनके जीवन की बहुत घटनाओं की सूचना इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लैम्ब डज नॉट प्रेजेंट द फैक्ट ओपनली, आगे देखिए, लैम्ब डज नॉट प्रेजेंट द फैक्ट ओपनली बट इन अ हिडन स्टाइल, यानी लैम्ब ने तथ्यों को, फैक्ट अर्थात तथ्यों को ओपनली उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है, यानी बहुत ही खुले तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन क्या किया है? बट इन अ हिडन स्टाइल, लेकिन उन्होंने छुपे हुए शैली में उनको तथ्यों को प्रस्तुत किया है। फ्रॉम द एसे बी ऑब्जर्व द कैरेक्टर एज नोबल फुल ऑफ टेंडरनेस लिखा हुआ है, सॉरी, टेंडरनेस एंड डिवोटेड, यानी आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पर कि लैम, हाँ यहाँ से देखिए कि फ्राम द एसे बी ऑब्जर्व, यानी उनके एसे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज़? द कैरेक्टर, यानी जो चरित्र उसमें है, चरित्र किस प्रकार के? नॉबल, बड़े ही आदर्श, फुल ऑफ टेंडरनेस, यानी कोमलता से भरे हुए, एंड डिवोटी, और बहुत ही अच्छे या
त्यागी के रूप में आप कह सकते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर उसमें उनके एसेज में इंक्लूड हैं। इन सम एसेज यानी कुछ उनके एसे में लाइक माई रिलेशंस एंड पुअर रिलेशंस, यानी माई रिलेशंस और पुअर रिलेशन उनकी एसेज का नाम है। तो इनमें क्या किया गया है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कैन बी सीन, यानी उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं यानी मित्र और रिश्तेदारों का भी वर्णन आप देख सकते हैं। कैन बी सीन यानी देखा जा सकता है, डिस्क्रिप्शन वर्णन, अर्थात ये जो एसेज हैं माई रिलेशन और पुअर रिलेशन, इनमें उनके फ्रेंड और रिश्तेदारों का वर्णन भी मिलता है, आप उनको देख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि सम अदर एसेज यानी कुछ अन्य एसेज जो हैं शो हिज इंटरेस्ट यानी दिखाते हैं उनकी रुचि जो है, दिखाते हैं किन चीज़ों में रुचि दिखाते हैं। आगे देखिए इंटरेस्ट बिलीव्स ईटीसी यानी उनके रुचि उनका विश्वास विशेषता दिखाई इन पार्टिकुलर यानी विशेष रूप से कुछ एसेज में उनके इंटरेस्ट और बिलीव्स के बारे में पता चलता है। ही सब्जेक्टिव इन द एसे लाइक क्राइस्ट हॉस्पिटल, यानी क्राइस्ट हॉस्पिटल जैसे एसे में वो सब्जेक्टिव हैं यानी व्यक्तिपरक हैं, यानी व्यक्तिगत उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे है कि पुअर रिलेशन साउथ सी हाउस यानी पुअर रिलेशन और साउथ सी हाउस, यानी ये सारी जो रचनाएं हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशन और साउथ सी हाउस, इसमें उन्होंने क्या किया है सब्जेक्टिव यानी वो दिखाई पड़ते हैं, अर्थात उन्होंने व्यक्तिगत रचनाएं इनमें व्यक्तिगत बारे में इसमें रचना में लिखा हुआ है कि दीज एस्से आर, आगे देखिए कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल, यानी ये एस्से पूर्णतया आत्मकथात्मक हैं, यानी ऑटोबायोग्राफिकल हैं, आत्मकथात्मक हैं। साउथ सी हाउस अबाउंड्स विद द रेफरेंस ऑफ हिज सर्विस पीरियड, यानी साउथ सी हाउस जो ये एस्से है ये क्या हुआ है भरा हुआ है एकदम से उनके सर्विस पीरियड यानी सेवा समय के संदर्भों से भरा हुआ है, यानी रेफरेंस ऑफ हिज सर्विस पीरियड यानी सेवा समय के संदर्भों से भरा हुआ है, यानी उसमें उनका वर्णन मिलता है। आल्दो लैम्ब ट्राइज टू कंसील हिज रिलेटिव्स बाई गिविंग देम फिक्शन नेम्स, वी आर अवेयर ऑफ हिज अफेक्शन फॉर देम। यद्यपि आल्दो अर्थात यद्यपि लैम्ब ट्राइज टू कंसील हिज रिलेटिव्स बाई गिविंग देम फिक्शन, यानी अपने उन्होंने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदार या जो उनके संबंधी हैं उन संबंधियों को क्या किया है कोशिश की है छिपाने की। ट्राइज टू कंसील यानी छिपाने की कोशिश की है, उनको कल्पनात्मक नाम दे करके यानी फिक्शन नेम दे करके, यानी एक कल्पना का नाम दे करके उनको छिपाने की कोशिश की है। लेकिन हुआ क्या है कि वी आर अवेयर ऑफ हिज अफेक्शन फॉर देम, लेकिन हम उनके प्रति लैम्ब के प्रेम को देख सकते हैं। देयर इज मिंगलिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, यानी ये जो है वो क्या है फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है, यानी तथ्य और कल्पना का मिश्रण है। इन हिज एसेज बट लैम्ब्स, यानी लैम्ब के एसेज में कल्पना और तथ्य का मिश्रण है। बट लैम्ब्स इज पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल, लेकिन लैम्ब जो हैं वो क्या हैं व्यक्तिपरक हैं और आत्मकथात्मक हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि लैम्ब इज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कमेंट, यानी लैम्ब साहब जो हैं वो इंग्लिश एसेइस्ट जो हैं अंग्रेजी निबंधकार उनके राजकुमार के रूप में है। तो इस बात पर क्या करना है आपको कमेंट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर तीनों प्रकार के आंसर्स में, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि लैम्ब इज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, यानी लैम्ब जो हैं वो अंग्रेजी निबंधकारों के राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं। तो आंसर में देखिए कि किस तरह से कि लैम्ब इज वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश एसेइस्ट लाइक थॉमस ब्राउन, स्टील एंड एडिसन ईटीसी, यानी लैम्ब साहब जो हैं वो क्या हैं एक महान अंग्रेजी एसेइस्ट हैं। किस तरह के कि लाइक जिस तरह थॉमस ब्राउन, स्टील और एडिसन हैं, ठीक उसी तरह उन्हीं के समान लैम्ब यानी चार्ल्स लैम्ब जी भी क्या हैं एक महान अंग्रेजी निबंधकार हैं। दैट इज़ वाई ही हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, यानी यही कारण है, दैट इज़ वाई यही कारण है कि उनको भी ही हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, यानी उनको भी उनको
अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी निबंधकारों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, यानी अंग्रेजी निबंधकारों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। देयर इज़ ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट्स विथ फिक्शन इन हिज एस्से, यानी उनके एस्सेज में बहुत ही सुंदर फैक्ट और फिक्शन का अर्थात तथ्य और कल्पना का मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है। अर्थात उनके निबंधों में, उनके रचनाओं में फैक्ट और फिक्शन का यानी कल्पना और तथ्यों और कल्पनाओं का बहुत ही अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। हिज क्रिएशन आर ह्यूमर्स हार्ट टचिंग एंड पैथेटिक इन पार्टिकुलर, यानी विशेष रूप से उनके जो क्रिएशंस हैं, रचनाएं जो हैं, उसमें वो किस प्रकार की हैं, हास्यपरक हैं, हार्ट टचिंग हैं यानी हृदय स्पर्शी आप कह सकते हैं, पैथेटिक अर्थात दुख से भरी हुई या दयनीय टाइप की रचनाएं हैं विशेष रूप से। लैम्ब इज टू इंग्लिश एसेज द वाट मिल्टन इज टू इंग्लिश पोएट्री एंड शेक्सपियर टू इंग्लिश ड्रामा, यानी जिस प्रकार इंग्लिश पोएट्री के लिए, अंग्रेजी काव्य के लिए मिल्टन साहब हैं, इंग्लिश ड्रामा अर्थात अंग्रेजी नाटक के लिए शेक्सपियर साहब हैं, ठीक उसी तरह इंग्लिश एस्से के लिए लैम्ब साहब हैं। यानी जो आप कह सकते हैं कि जो स्थान अंग्रेजी नाटक में, इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर साहब का है, इंग्लिश पोएट्री अर्थात अंग्रेजी काव्य में मिल्टन साहब का है, ठीक वही स्थान इंग्लिश एस्से अर्थात अंग्रेजी निबंध में लैम्ब साहब का है। आगे देखिए, ही रोट फॉर लंदन मैगजीन, उन्होंने लंदन मैगजीन के लिए लिखा है अंडर द नेम ऑफ एलिया, यानी एलिया के नाम से। हु वाज एन इटालियन, जो एक इटालियन थे, एंड लैम्ब्स कलीग, और लैम्ब के सहकर्मी थे, एट द साउथ सी हाउस, साउथ सी हाउस में उनके सहकर्मी थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ लिखा गया है। These essays were especially written to express his innermost emotions and to relieve the despair and grievances। जी हाँ, ये एसेज जो हैं वो स्पेशली मुख्य रूप से लिखे गए हैं उनकी इनर मोस्ट इमोशंस, यानी जो उनकी आंतरिक भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, और रिलीव द डिसअपियर्ड एंड ग्रीवेंस, और डिसअपियर यानी निराशा और जो शिकायतें थी उनसे मुक्ति यानी उनसे मुक्त होने के लिए ये रचनाएं लिखी गई हैं। हिज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड विथ फिक्शन, यानी फैक्ट्स एंड फिक्शन यानी कल्पना के साथ, फैक्ट्स यानी विथ फिक्शन यानी कल्पना के साथ फैक्ट को समझने की जो उनका शक्ति है, यानी समझने की शक्ति, और प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी उनके शिक्षा के सिद्धांत। हिज पेक्यूलियर स्टाइल, उनकी जो एक विशेष प्रकार की स्टाइल, अजब गजब तरीके की जो उनकी लिखने की शैली है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेक लैम्ब द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, यानी ये सारी बातें जो हैं वो लैम्ब साहब को अंग्रेजी राजकुमार के रूप में सिद्ध करती हैं, साबित करती हैं, यानी उनको अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी निबंधकारों के राजकुमार के रूप में प्रस्तुत करती हैं, या इस तरह से वो अंग्रेजी निबंधकारों के राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ड्रीम चिल्ड्रन बाई चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब साहब द्वारा ड्रीम चिल्ड्रन लिखा गया है, उससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनका यूज आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिए। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।